हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जुडिशरी के बारे में कि कितने प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, जुडिशरी काम कैसे करती है, ये सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से के बारे में कि क्रिमिनल को जो जस्टिस मिलता है, कोई भी जो क्रिमिनल है वो कैसे क्रिमिनल कहलाएगा, क्या क्या प्रोसेस होती है, फिर उसको कैसे पनिश किया जाता है। तो वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है चैप्टर 6 एनसीईआरटी में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हु आर द की प्लेयर इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। की प्लेयर्स कौन होते हैं किसी भी क्रिमिनल प्लेयर जो सिस्टम हो या जस्टिस सिस्टम हुआ उसके अंदर। सबसे पहला है पुलिस, जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। ये जो चार हैं, ये चारों जो होते हैं की प्लेयर्स होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि क्या रोल है पुलिस का। सबसे पहले हम पुलिस के रोल की बात करते हैं। सबसे पहले जो पुलिस का काम होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन करना। मतलब कि कोई भी क्राइम हुआ है उसके लिए सबसे पहले एफआईआर लिखाई जाएगी। एफआईआर के बाद पुलिस जो है वो अपने स्तर पे इन्वेस्टिगेशंस करती है, सारे सबूतों को इकट्ठा करती है, और जो मतलब दोनों पक्ष जो होते हैं जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है और जिसने किया है, उन दोनों को के जो सबूत हैं, जो भी वो इकट्ठा करके एक चार्जशीट बनाती है। और इसके अंदर अगर पुलिस जो है वो सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है और जो अक्यूज्ड जो होता है उसके खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं, तो एक चार्जशीट जो होती है वो कोर्ट में फाइल करनी होती है, जो कि पुलिस का काम होता है। ये सारे रिकॉर्डिंग जो होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, ये सारे लेने का काम जो होता है ये पुलिस का होता है कि जो भी विटनेस हुए उनको बुलाकर उनका जो रिकॉर्ड्स लेने की, क्या क्या हुआ था, मतलब पूरी जो प्रोसेस होती है सारा काम पुलिस का होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस इकट्ठा करना, जो भी जो प्लेस था वहाँ पर कौन कौन से एविडेंस मिल सकते हैं, ये सारे काम पुलिस का होता है। और ये काम जो होता है विथ रेस्पेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू लॉ करना पड़ता है। मतलब पुलिस ये जो काम करती है ये एक लॉ के अंदर, मतलब लॉ के दायरे में रहकर करना होता है और विथ रेस्पेक्ट से करना होता है। मतलब कि ये नहीं है कि जिसने क्राइम किया है उसको पुलिस बिल्कुल मारे या फिर उसे गालियाँ दे, मतलब ये नहीं, बिल्कुल लॉ में रहकर बिल्कुल पोलाइटली पुलिस को ये काम करना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी है कि पुलिस जो है वो कैसे काम करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नो टॉर्चर, बीट और शूट एनीवन। मतलब जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी केस में, तो वो किसी पर टॉर्चर नहीं कर सकती जिसने क्राइम किया है या फिर जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है, किसी को भी नहीं वो टॉर्चर नहीं कर सकती, मार नहीं सकती और ना ही शूट कर सकती है। इसके लिए आर्टिकल 22 दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 22 जो है क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है कि इसके अंदर बताया गया है कि जो भी अरेस्ट पर्सन, जो भी जिसको भी पुलिस अरेस्ट करने वाली है, वो उसको जिसको भी पुलिस अरेस्ट करने वाली है, उस जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको अपने गलती का पता होना ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो पुलिस को उसे बताना ज़रूरी होगा कि वो किस क्राइम के लिए उसे अरेस्ट कर रही है। पहला तो ये। दूसरा होता है कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पास किसी भी मजिस्ट्रेट जो होता है ना, नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट होता है उसके अंदर पेश करना ज़रूरी होता है। यूँ नहीं कि पुलिस जो है वो ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट करके और सीधा जेल में रखे कई दिनों तक, ऐसा नहीं होता है। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके अंदर उस अक्यूज पर्सन को ले जाया जाता है। थर्ड होता है कि उसको इल ट्रीट नहीं किया जाता है, मतलब ना तो मारा जाता है, ना ही टॉर्चर किया जाता है, ना ही उसे गाली दी जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता है कस्टडी में। चौथा होता है कि जो कन्फेशन वहाँ पर होते हैं उसको एविडेंस नहीं माना जाता है। पुलिस के द्वारा जो कन्फेशन कराए जाते हैं उसको एविडेंस नहीं मान सकते हैं। और लास्ट पांचवा है, यदि वह कोई विमन है जिसके खिलाफ ये केस आया है या फिर कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसको क्वेश्चनिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस में नहीं लाया जा सकता है। ये कुछ गाइडलाइन होती है आर्टिकल 22 के तहत। पहला तो होता है कि जो भी जिसको भी पुलिस अरेस्ट कर रही है उसको उसके ऑफेंस का पता होना चाहिए कि किस गलती के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में पेश करा जाना चाहिए। तीसरा जो है, उसको इल ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे मारा जाता है, ना ही पीटा जाता है, ना ही गाली दी जाती है। चौथा है, उसके कन्फेशन को सबूत नहीं माना जाता है। पांचवा है, अगर कोई महिला है या फिर 15 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस में नहीं लाया जाता है। फिर दूसरा एक दे रखी है डी के बासु की गाइडलाइन दे रखी है। अब डी के बासु की गाइडलाइन में क्या बता रखा है कि जब पुलिस किसी भी अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने जाती है तब पुलिस को
वियर एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मतलब पुलिस को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ जाना पड़ता है कि कौन से पुलिस स्टेशन से है, क्या नाम है उसका, मतलब पूरा टैग वगैरह के साथ पुलिस को उसकी बता जाना चाहिए, ना कि ऐसे ही सिविल ड्रेस में वो जा सकते हैं। दूसरा जो होता है मेमो तैयार होना चाहिए। अरेस्ट जब करने जाते हैं तो उनका मेमो होता है जिसके अंदर की जब कब अरेस्ट किया जाता है उसका टाइम और डेट सब कुछ लिखी होनी चाहिए, तो वो पुलिस के पास होना चाहिए मेमो। तीसरा है पर्सन हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव, फ्रेंड एंड वेल विशर। अब ये नहीं है कि पुलिस किसी रिलेटिव को बिना बताए अरेस्ट कर सकती है। पर्सन के पास, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके पास राइट होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है कि वो अपने फ्रेंड, फैमिली, जो भी है, अपने वेलफेयर, जो भी उनके साथी है, उनको बता सके कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है और किस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है। चौथा है अगर उसके रिलेटिव्स कोई यहाँ पर नहीं है, बाहर है, आउटसाइड है, तो उसे 8 से 10 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। ये DK बासु की गाइडलाइन है। इसके अंदर भी 4 पॉइंट है। सबसे पहले तो पुलिस को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ जाना चाहिए, एक मेमो तैयार करना चाहिए जिसके अंदर टाइम और डेट लिखी होती है। अब पर्सन के पास राइट होता है कि वो अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को बता सके, और अगर रिलेटिव और फ्रेंड्स बाहर है तो 8 से 10 घंटे के अंदर उन्हें बताया जाना कंपलसरी होता है। अब आता है रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है? अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जब जैसे कोई क्राइम होता है कहीं पर भी, तो वो क्राइम किसी एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं माना जाता। वो क्राइम जो स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, मतलब ये माना जाता है कि पूरे स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है। जैसे कि लास्ट जो चैप्टर था उसमें एक स्टोरी थी, इसके अंदर लक्ष्मण कुमार जो था उसमें कुछ डोवरी का केस लगा था उसके ऊपर, मतलब तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो डोवरी का केस लगा था। तो इसमें जो नाम है स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर स्टेट के साथ लक्ष्मण कुमार का केस का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जो भी क्राइम हो रहा है वो स्टेट के बिहाफ में हो रहा है, स्टेट को शो कर रहा है, मतलब अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हो रहा है? स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं? स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सारे फैक्ट्स जो होते हैं, मतलब उसके खिलाफ हुए, उसके सपोर्ट में हुए, वो सारे शो करते हैं वहाँ पर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सारे जो इम्पार्शियल रूप से जो सारे जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा विटनेस के खिलाफ है, कौन सा उसके सपोर्ट में है, ये सब। अब फिर आता है रोल ऑफ जज। अब जो जज का क्या रोल होता है? जज जो होता है सारे पक्षों की बात सुनता है इम्पार्शियल रूप से, कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता है कि ये अमीर है, गरीब है, तो इसके लिए मैं ये पार्शियलिटी करूं या इसको मैं दंड दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जज का काम होता है कि वो इम्पार्शियल रूप से सभी पक्षों की राय सुनता है, फिर उसके ऊपर अपना फैसला सुनाता है। इम्पार्शली हियरिंग ओपन कोर्ट, मतलब ओपन कोर्ट होता है, यूँ नहीं कि जज जो होता है वो बिल्कुल एक बंद कमरे में अपनी इन्वेस्टिगेशन अपना जो अपना जो आदेश है वो देता है, ऐसा नहीं है। ओपन कोर्ट होता है जहाँ पर कोई भी या साधारण व्यक्ति भी जो जज की जो सुनवाई चलती होती है वो सुन सकता है। अब ऑल जो विटनेस जो प्रोवाइड होते हैं, डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों के द्वारा सुनकर ही अपना फैसला सुनाता है, दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों पक्षों को समझता है, फिर उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही होता है उस पर अपना फैसला सुनाते हैं जज। ठीक है, अब बात आती है डिफेंस लॉयर क्या होता है। अब कई बार क्या होता है, कोई गरीब होता है या फिर जो अपने लिए लॉयर को इफर्ट नहीं कर सकता है, किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड कराती है डिफेंस लॉयर। ठीक है, किसी भी रीज़न से कोई डिसेबल है, पुअर है, जो कि विक्टिम जो है वो लॉयर को हायर नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट उसे एक लॉयर प्रोवाइड कराती है उनकी तरफ से, जिससे कहते हैं डिफेंस लॉयर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रत्येक व्यक्ति को राइट है कि वो अपने लिए अपना पक्ष रख सके, भले वह दोषी है या नहीं है। ठीक है, फेयर ट्रायल होता है। फेयर ट्रायल मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है, सारी जो बातें होती है बिल्कुल सामने होती है, पक्ष की विपक्ष की सारी बातें सामने होती है। जैसे कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड ऑल एविडेंस जो होते हैं, चार्जशीट की कॉपी और एविडेंस जो होते हैं, जो अक्यूज्ड को भी बताए जाते हैं, विक्टिम को भी बताए जाते हैं कि ये बातें हैं। दूसरा ओपन कोर्ट होता है, सेशन जो चलता है, ओपन कोर्ट सेशन चलता है, जिसके अंदर सारे जो निर्णय लिए जाते हैं ओपन कोर्ट में सभी व्यक्तियों के सामने लिए जाते हैं और इन द प्रेजेंट ऑफ अक्यूज्ड जो होता है उसके प्रेजेंस में लिए जाते हैं, ताकि वो भी सुन सके कि उसकी क्या गलती है क्या नहीं, उसको भी बोलने का मौका दिया जाता है, उसके भी पक्ष को सुना जाता है। और अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑल प्रोसिक्यूशन विटनेस, मतलब कि अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई लॉयर बोले जा रहा है कि इसकी गलती है, तो मतलब अपोजिशन को भी अपना अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी अपनी बात, अपना पक्ष रख सके कि क्या सही है क्या नहीं।
तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे जो मतलब किसी क्राइम के लिए जस्टिस सिस्टम चलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।